हेलो मेरे प्यारे मित्रों, एक बार पुनः अनूप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग RO ARO 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन दो है, बी और सी। और वसा में अगर पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन, तो ए डी ई के, ए डी ई के। इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। देखिए, ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्यूनोल, फिनोक्यूनोल, फिनोक्यूनोल। नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि रक्त एक प्रकार है। तो रक्त एक प्रकार, ऑप्शन दिया संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक। तो अगर केवल कहता है इसे, देखिए संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, हड्डी भी आप देखेंगे तो संयोजी उत्तक ही होगा, रक्त भी संयोजी उत्तक होगा। इन दोनों में अंतर देखिए, एकमात्र तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक अगर पूछे तो रुधिर होगा, रक्त। अगर केवल संयोजी उत्तक तो उसमें हड्डी भी आएगा, रक्त भी आएगा। अगर कहे कि तरल संयोजी उत्तक तो रुधिर होगा। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। रक्त एक प्रकार है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक। अब इसमें देखें तरल संयोजी उत्तक नहीं दिया है। अगर संयोजी उत्तक देता, एक तरल संयोजी उत्तक देता ऑप्शन, तो तरल संयोजी उत्तक वाला सही होता, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए संयोजी उत्तक होगा। तो रक्त एक मात्र संयोजी उत्तक या तरल संयोजी उत्तक भी कह सकते हो, कि ऑप्शन में नहीं है तो संयोजी उत्तक लगाएंगे। और हड्डी ये संयोजी उत्तक है, कठोर। अब चलते हैं, अब देखिए रुधिर, रुधिर या रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है, हेमेटोलॉजी। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा, शरीर में रुधिर की मात्रा कितना होता, तो 5 से 6 लीटर तक होता है। एक स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। रुधिर का पीएच मान भी पूछता है, पीएच मान 7.4, जो हल्का क्षारीय होता है, क्षारीय प्रकृति का। अभी और रुधिर से आप देखेंगे, रुधिर को दो श्रेणियों में बांटा, यानी रुधिर के दो अवयव है, अब घटक है। इसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं, कणिकाएं, इसका ये रुधिर का 55% भाग प्लाज्मा होता है और ये 45% भाग क्या होता है, कणिकाएं। इन कणिकाओं में आप देखेंगे तो इसका 3 श्रेणियां हैं।
इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये रुधिर आप अलग से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। कह कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु माने छोटा मस्तिष्क कहलाता है? मेंडुला, सेरेबलम, पोन्स, सेरेब्रम। देखिए पहले तो ये जानेंगे ये मस्तिष्क सबसे छोटा भाग कह रहा है। पहले तो ये देखिए एक वयस्क के नाम, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भाग, मस्तिष्क का भाग ये होगा 1350 से 1450 ग्राम होता है एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भाग। मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क को 3 श्रेणियों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फिर न 3 भागों में, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए सेरिब्रम को प्रम मस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं और यह मस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। बी वाला देखिए इसका ही भाग है, अग्र मस्तिष्क का ही, थैलेमस। यह ठंड, गर्मी, दर्द को बताता है। कौन? थैलेमस। हाइपोथैलेमस बार बार पूछा जाता है। ये रक्तचाप, यह मानव शरीर का रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि का नियंत्रण करता है। दूसरा देखिए मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में पहला है कारपूरा, इसमें एक ही है, यह देखने तथा सुनने की क्रिया में क्या करता है? नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क का जो भाग है कारपूरा। तीसरा देखते हैं पश्च मस्तिष्क। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, सेरेबेलम, इसको अनुमस्तिष्क कहते हैं। यही मस्तिष्क का सबसे लघु मस्तिष्क का छोटा भाग है। यही क्या है? छोटा भाग। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक जो मांसपेशियां है उस पर नियंत्रण रखने का होता है। बी अनेक। दूसरा देखेंगे ये सेरेबेलम होगा, पोन्स हो गया, और दूसरा है कि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रक्तचाप, लार, उल्टी। इसमें देख लेते हैं ये क्या है, ये वाला मस्तिष्क का जो भाग देखते हैं इसको कहते हैं मेडुला। ये बी वाला का है मेडुला। मेडुला तो ये सेरेबेलम, दूसरा मेडुला, ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे रक्तचाप है, लार है, उल्टी है, इन सब का नियंत्रण मेडुला करता है। पोन्स, यह शरीर और मस्तिष्क के बीच सामंजस्य को क्या करता है? बढ़ाता है। इसी सी को यहाँ जगह न है, नहीं है तो यहाँ हम लिख दिए। चलिए अब तो इसका आंसर क्या होगा? सेरेबेलम, यही सबसे मस्तिष्क का छोटा भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 करा एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? अब देखेंगे एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया इसको ना शाही जल के भी नाम से जानते हैं, शाही जल। अब देखिएगा इसका जो निर्माण है एक्वारेजिया का, इसका निर्माण सांद्र HCl यानी सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। इसका ये एक्वारेजिया ये सोने तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए एक्वारेजिया का पूछा जाता है निर्माण, तो याद रखिए HCl और सांद्र HNO3 यानी दोनों सांद्र, और इसका अनुपात होगा HCl प्लस HNO3। इसका अनुपात भी पूछता है, इधर 3 है तो इधर 3 कर दीजिएगा और इधर 3 है तो इधर 1 कर दीजिएगा, अर्थात 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाने के बाद एक्वारेजिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये कह रहा है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है। तो गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है ये पहले देखेंगे। पहले तो जान देखेंगे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इस दर्पण को ना अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण, इसका मतलब यह है कि यह दर्पण किरणों को मोड़ता है, किरणों को मोड़ता है। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान से समझिएगा। अवतल दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है। और इसका उपयोग देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट में, उसके बाद गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डॉक्टर चिकित्सक द्वारा, पहला है, दूसरा चिकित्सक द्वारा कान, नाक, गला आदि का परीक्षण करने, आदि का निरीक्षण करने, निरीक्षण करने हेतु गाड़ियों की हेडलाइट, उसके बाद चिकित्सक द्वारा नाक, गला, कान आदि के निरीक्षण करने में भी, उसके बाद दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं क्योंकि यह किरणों को फैलाने का काम करता है, यह किरणों को दूर दूर करता है। इसका उपयोग आप देखेंगे तो गाड़ियों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, देखने के लिए, इसको एक शब्द में कहते हैं साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, अर्थात पीछे के दृश्यों को देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। लेकिन गाड़ियों के हेडलाइट चिकित्सक द्वारा नाक, कान, गला आदि के निरीक्षण में अवतल दर्पण, और दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, गाड़ी की हेडलाइट, तो क्या होगा, अवतल दर्पण। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, अर्थात ना अदीप्त बताना है। तो पहले देखते हैं दीप्त पिंड क्या होगा। दीप्त पिंड यानी दीप्त पिंड मतलब दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, कहेंगे कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुएं, इसमें स्वयं प्रकाश होगा और उस प्रकाश से कि कोई दूसरी वस्तु दिखाई देगी। जैसे आप देखेंगे तो सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त पिंड या अदीप्त वस्तुएं, ये देखेंगे कहेंगे वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किसी दूसरे के प्रकाश से वो वस्तुएं प्रकाशित होती है, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे।
जैसे जैसे आप देखेंगे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, इन सभी में ना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है। अब हम लोग सवाल देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है। तो दीप्त पिंड नहीं है अर्थात अदीप्त को बताना है। तो मोमबत्ती की ज्वाला ये दीप्त है, चंद्रमा देखिए यही क्या है, अदीप्त है, और ये विद्युत लैंप ये दीप्त है क्योंकि इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश होता है, मोमबत्ती में भी स्वयं का प्रकाश होता है, और चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए ये वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 1 मीटर 10 के पावर 90 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 पावर 19 नैनोमीटर, 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या होगा सही। कुछ देख लेते हैं इससे। लंबाई के प्रयोगात्मक कुछ मात्रक है, जैसे 1 फर्मी बराबर याद करना पड़ेगा 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, याद रखेंगे। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, और 1 पार्सेक बराबर, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है, 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। ये कुछ लंबाई के कुछ मात्रक है। चलिए तो अब देखते हैं, कह रहा है कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर। इसमें से देखेंगे कौन सा सही है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। लेकिन बाबू ये ऐसे नहीं कहा, अब इसको करना है तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर अगर करेंगे इसको तो ये माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस 10 के पावर 9 नैनोमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब ये हम यूपीएससी RO 2025 में जो साइंस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसको हल कर दिए। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम जीके के बनाएंगे, या मैथ होगा रीजनिंग उसका भी बनाएंगे। इस वीडियो से अपडेट होने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।